नमस्कार साथियों। भारत को अगर आपदाओं का देश कहा जाए तो इसमें किसी बात का संशय नहीं होगा। अभी मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान आया था। ऐसे ही जून में अगले ही महीने अरब सागर में निसर्ग चक्रवात आया था। उसके बाद जून और जुलाई में देश भर में टिड्डियों का प्रकोप आने लगा, जो राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा, पंजाब, अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ सब भी पहुँच गया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो भारत में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में अगर देखें तो जैसे बॉर्डर पर, जैसे गलवान घाटी पे भारत चीन का झड़प, या नेपाल को लेकर के काला पानी के क्षेत्र को लेकर के विवाद, या पाकिस्तान को लेकर के जो पीओके वाला क्षेत्र है उसको लेकर के विवाद, या गुजरात में जो सरक्रेक वाला हिस्सा है उसको लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि एक प्रकार से मानवीय आपदा हम कह सकते हैं, वो ये हैं। तो भारत के ऊपर प्राकृतिक और मानवीय आपदा दोनों प्रकार की ऐसी छाई रहती हैं। इससे निपटने के लिए भारत निरंतर प्रयास करता रहता है और निपटता भी है। इसी में से एक जो प्राकृतिक घटना हुई है वो है आकाशीय बिजली का गिरना, यानी कि लाइटनिंग होना। अभी गुरुवार को ही, यानी कि 2-3 दिन पहले ही, उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब करीब 107 व्यक्तियों की मृत्यु लाइटनिंग के कारण हो गई। तो इस वीडियो में समझेंगे कि लाइटनिंग क्या है, कितनी मौतें कब कब हुई हैं, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, सरकार इसमें क्या करती है, इत्यादि विषयों के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लाइटनिंग एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जैसे जब पृथ्वी गर्म होती है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी गर्म होती है, तो इस पे जो वायु है, हवा है, वो गर्म होकर के हल्की होती हैं, और जो चीज़ हल्की होती है वो चीज़ ऊपर की ओर बढ़ती है। तो धरती पर सनलाइट पड़ी, पूरा जो वायुमंडल है वो वायुमंडल गर्म हुआ, जो नीचे की वायु है वो गर्म होकर के धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और जब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाती हैं, जैसे जब क्षोभ मंडल में समताप मंडल की ओर जब बढ़ते हैं, तो वहाँ पर तापमान कम होता जाता है। वहाँ पर जब वायु पहुँचती है तो वो धीरे धीरे कम तापमान के कारण एक प्रकार से कहें कि बर्फ़ के रूप में वो जमने लगती हैं। एक बादल वहाँ पे बनता है क्षोभ मंडल में जाकर के। क्षोभ मंडल में कुछ बादल होती हैं जिसमें छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, और कुछ बादल ऐसे होती हैं जो नेगेटिव रूप में चार्ज होती हैं, कुछ बादल होते हैं जो पॉजिटिव रूप में चार्ज होते हैं। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में मिलते हैं तो उसमें एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। वही विद्युत आवेश जब चमकता है तो हम वही उसी को हम लाइटनिंग की संज्ञा दे देते हैं। विद्युत आवेश में अगर देखें, जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता के हिसाब से अगर हम किसी मटेरियल को बांटें तो 4 प्रकार के मटेरियल हो सकते हैं। ऑन इफ़ यू डिवाइड द मटेरियल ऑन बिहाफ ऑफ विद्युत चालकता, जैसे एक कुछ पदार्थ होते हैं सुचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि हम उनको गुड कंडक्टर बोल सकते हैं। गुड कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का आवेश या कहें कि प्रवाह जो है वो आराम से हो जाता है, तेज होता है, सही होता है। जैसे हम उसमें तांबा ले सकते हैं, लोहा, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे विद्युत के सुचालक पदार्थ हैं। तो जब आसमान में या कहें कि बादल वाले क्षेत्र में जब लाइटनिंग वाली प्रक्रिया होती है तो वो नीचे की ओर आने का, यानी कि धरती की ओर आने का प्रयास करते हैं, और धरती पे जो सुचालक पदार्थ होते हैं या सुचालक कोई चीज़ है, जैसे कि वृक्ष हो गए या बिजली के खंभे हो गए, तो उस ओर वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। जो आकाशीय बिजली होती है और जो पृथ्वी के कोई सुचालक पदार्थ होते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपस में मिलने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण से वो धरती पर जब पहुंचती है लाइटनिंग तो वो किसी ऐसे पदार्थ पर ही पहुंचती है जो कि विद्युत की सुचालक पदार्थ होती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी भी पेड़ पौधे के पास यहाँ पर खड़े ना होइए जब लाइटनिंग की प्रक्रिया हो रही हो तो। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुचालक पदार्थ होते हैं, यानी हम उनको बैड कंडक्टर बोल सकते हैं या इंसुलेटर बोल सकते हैं। बैड कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का या ध्वनि का या कहें कि विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे इसमें हम लकड़ी हो गई या ACP हो गया, जिसको एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल बोलते हैं,
या WPC हो गया, वुड प्लास्टिक कंपोजिट पैनल, या AC PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रकार के कुछ अन्य जो सूखी लकड़ियां हैं वो भी हम विद्युत की कुछ अलग पदार्थ की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे जब हम किसी का बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं या घर डिज़ाइन करते हैं तो उसके एक्सटीरियर वॉल में हम इंसुलेशन मटेरियल लगाते हैं। इंसुलेशन मटेरियल में जैसे ACP हो गया, WPC या किसी वुडन मटेरियल लगाते हैं, या कभी कभी स्टोन की क्लैडिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दीवार है, दीवार के बाहर एक ACP या WPC की एक क्लैडिंग कर देते हैं, जिससे दीवार और उस मटेरियल के बीच में एक वैक्यूम क्लियर हो जाता है। उस वैक्यूम के कारण जब कोई सनलाइट उस दीवार पे पहुंचने का प्रयास करती है या सड़क पर कोई शोर शराबा हो रहा है गाड़ी मोटर का, वो घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो है वो पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि वैक्यूम या इस प्रकार के जो मटेरियल हैं वो विद्युत के या ऊष्मा के या ध्वनि के एक प्रकार से कुछ अलग के रूप में काम करते हैं, जिससे कि बिल्डिंग में पूरा जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो नहीं आ पाता है, या जो हीट है वो नहीं आ पाता है, जिससे कि जो पूरा बिल्डिंग है उसको ठंडा करने में मदद मिलती है। जैसे गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ सब जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ होती हैं वहाँ पर इंसुलेशन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है ताकि बिल्डिंग को कूल रखा जा सके। ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अर्धचालक जिसको हम सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो कंडक्टर से यानी गुड कंडक्टर से थोड़े से कम होते हैं, और जो बैड कंडक्टर हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी के होते हैं। जैसे इसमें हम जर्मेनियम, गैल्मियम, कुछ ऐसे अन्य पदार्थ को इसमें रख सकते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, उसको रख सकते हैं। सिलिकॉन ऐसा मटेरियल होता है, जब हम जैसे ACP का जब क्लैडिंग करते हैं बिल्डिंग के बाहर, तो उसमें जो थोड़ा सा गैप आ जाता है, जैसे एक पैनल हो गया ACP का, दूसरा पैनल हो गया ACP का, उसको जब हम ज्वाइंट करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। उसको फिल करने की यानी कि फिलर के रूप में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। या जब मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें दो पत्थर के बीच में जो गैप आ जाता है उसको भी फिल करने के लिए सिलिकॉन मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो सिलिकॉन इज़ अ टाइप ऑफ अर्धचालक पदार्थ। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं अतिचालक पदार्थ होते हैं। अतिचालक पदार्थ हम उसको सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर मटेरियल बोल सकते हैं। ये विद्युत की बहुत अच्छी एक प्रकार से कहें कि चालकता उसमें होती है। जो लाइटनिंग है इसके कुछ विशेष गुण हैं। जैसे अगर देखा जाए तो प्रतिदिन जो लाइटनिंग की घटनाएं होती हैं करीब करीब 80 लाख यानी कि 8 मिलियन घटनाएं हैपन्स एवरी डे इन आवर अर्थ। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि 85 लाख बार लाइटनिंग की प्रक्रिया हर दिन होती है, कहीं कहीं 80 लाख मिलता है। तो मान चलें कि 80 से 85 लाख के बीच में लाइटनिंग जो है हर दिन होती है। इतनी लाइटनिंग हर दिन होती है। और जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, उसका जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि 17,000 से लेकर 27,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका तापमान होता है। कहीं कहीं लिखा मिलता है 15,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसका तापमान होता है। तो मोटी मोटा हम 15 से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान को मान लेते हैं। इसमें जब बिजली की निम्नतम ताप रहती है तो वो सूर्य के सरफेस के तापमान की करीब करीब 3 गुना के बराबर होती है। और जब बिजली की अधिकतम तापमान होती है यानी कि 30,000 डिग्री सेल्सियस तक अगर यहाँ सब चले जाएँ तो वो सूर्य के सरफेस के तापमान के करीब करीब 5 गुने के बराबर होता है, यानी कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और जब वो लाइटनिंग धरती पर आती है तो किसी सुचालक पदार्थ की ओर आकर्षित होती है। सुचालक पदार्थ बता चुका हूँ, जैसे जो विद्युत के अच्छी कंडक्टर होते हैं। तो जब लाइटनिंग धरती के पास आती है तो किसी सुचालक पदार्थ की ओर आकर्षित होती है, जिससे कि अगर व्यक्ति भी अगर किसी सुचालक पदार्थ के समीप खड़ा है तो उसको भी बुरी तरीके से आघात कर सकती है। क्योंकि इसकी घटना अब भी 2-3 दिन पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब करीब 107 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बात से पता चलता है। और हर साल, ये ऐसा बात नहीं कि इसी बार हुआ है, हर साल करीब 2014 में देखें तो करीब करीब 2,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 2015 में भी 2,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। 2017 में तो 3,500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई लाइटनिंग के कारण।
फिर 2018 में करीब 2,300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। फिर 2017 में, फिर 2018 में देखें तो करीब करीब पौने पौने 2,000 लोगों की मृत्यु हुई इसके कारण। यानी कि 2014, 15, 16, 17, 18 इन 5 साल का औसत अगर निकालें तो करीब करीब हर साल 2,300 व्यक्तियों की मृत्यु लाइटनिंग के कारण हो जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि 2400 लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोग कहते हैं 2800 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन हर साल इस प्रकार से औसत निकालें 5 सालों का तो करीब करीब 2,300 व्यक्तियों की मृत्यु हर साल लाइटनिंग के कारण हो जाती है। एक प्रश्न हमेशा विज्ञान के विषय में पूछा जाता है कि जब लाइटनिंग की प्रक्रिया होती है तो हमें सबसे पहले लाइट दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। लाइट की जो चाल है वो करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कहीं कहीं 2,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड भी मिलता है, लेकिन मोटी मोटा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पीड ऑफ लाइट होती है। और ध्वनि की रफ्तार जो है वो 1 सेकंड में 333, 335, 340 या मैक्सिमम 345 मीटर तक जा सकती है। यानी कि 3 सेकंड में 1 किलोमीटर ध्वनि की रफ्तार होती है, जबकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रफ्तार इसकी लाइट की होती है। तो इतनी तेज रफ्तार जब होगी लाइट की तो हमें लाइट पहले दिखाई देगा, ध्वनि बाद में सुनाई देगा। और अगर हमें ये काउंट करना है कि लाइटनिंग की प्रक्रिया जो हो रही है वो हमारे, यानी कि हम जहाँ पे खड़े हैं, श्रोता या कहें कि जो स्रोत है वहाँ से लाइटनिंग की प्रक्रिया जहाँ पर हो रही है उसकी दूरी क्या है, तो इसको मापने का एक मापन इस प्रकार से हो सकता है कि जब हमें लाइटनिंग दिखाई दे, जब बिजली चमकती हुई दिखाई दे, तभी से हम काउंट शुरू कर दें, 1 2 3 काउंट करना शुरू कर दें, और जब हमें ध्वनि सुनाई दे तो उसी पे काउंट रोक दें। तो इसके बीच में हमें जितनी गिनती प्राप्त होगी, जितना सेकेंड मिलेगा, वो उसको 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जितने आएंगे वो किलोमीटर में आएगा, और उतने ही किलोमीटर दूरी पर लाइटनिंग की प्रक्रिया हो रही है, ये चीज़ पता किया जा सकता है। और अगर उसी संख्या को 3 से भाग दे देंगे तो वो हमें माइल्स में मिल जाएंगी, मील्स में मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि लाइटनिंग की प्रक्रिया कितनी दूरी पर हो रही है। इसमें अगर हम देखें कि लाइटनिंग जो हो रही है ये भविष्य में भी ऐसे होती रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक घटना है। तो इसमें 2014 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की शायद एक शाखा के रूप में एक विश्वविद्यालय है जिसको बर्कले विश्वविद्यालय, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है। उसमें 2014 में एक अध्ययन आया था, एक स्टडी आई थी, उसमें कहा गया था कि पूरे पृथ्वी के 1%, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि जब होगी या जब हुई होगी, यानी कि प्रति 1 डिग्री सेल्सियस की वैश्विक तापमान जब बढ़ती है तो हमें लाइटनिंग की प्रक्रिया घटित होने में करीब 12% की वृद्धि हो सकती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो 12% अधिक लाइटनिंग की घटनाएं हो सकती हैं। और उनका ये भी अध्ययन है कि इस सदी के अंत तक, यानी कि 21वीं सदी के अंत तक करीब करीब 50% लाइटनिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस सदी के अंत तक हमारी पृथ्वी का तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है। यानी अगर हमें लाइटनिंग की प्रक्रिया कम करनी है, इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, तो वैश्विक ऊष्मन का जो घटना है उसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक ऊष्मन जो है वो सीधे सीधे मानवीय कारणों से जुड़ा हुआ है। शहरीकरण और जो एक कहें कि विस्तारीकरण या औद्योगिकरण का जो युग है, इसके कारण से वैश्विक तापमान बढ़ने की पूरी संभावना होती है। और इस सदी के अंत तक अगर लाइटनिंग की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी तो ये सीधे सीधे मानव के ऊपर बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा के रूप में आ जाएगा। तो अब समझने का प्रयास करेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। इससे बचने के उपाय में सबसे नंबर 1 पे कहना चाहूँगा कि जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके नीचे जब लाइटनिंग की प्रक्रिया हो तब नहीं आना चाहिए। जैसे लाइटनिंग जो मानसून का सीज़न होता है, जो बरसात का सीज़न होता है, उसमें अधिक मात्रा में आता है, क्योंकि जैसे बादल में जब लाइटनिंग हुई तो लाइटनिंग कहाँ पर आकर्षित होगी, जो विद्युत के सुचालक पदार्थ होंगे। तो पानी जो है वो विद्युत के सुचालक पदार्थ होती हैं,
जब बरसात होगा, नमी होगी, तो कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना अधिक हो जाती है और पेड़ों के पास तो अधिक हमेशा से बनी ही रहती है। तो बरसात में क्या होता है, उसी सीजन में आम के जो वृक्ष हैं, आम उसमें फलने लगते हैं, आम उस पेड़ पे आ जाते हैं। तो गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आम को बीनने के लिए, जब बहुत तेज़ी से आंधी या बारिश होती है तो आम को बीनने के लिए बाग में चले जाते हैं। वो चंद आमों के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन अगर बिजली गिरेगी तो वो बागों की ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, उसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा होगा, तो उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए चाहे वृक्ष से आम गिर रहा हो, चाहे सोना गिर रहा हो, जब बारिश हो रही हो, जब इस तरीके से बादल में चमक हो रहा हो या आंधी पानी इस तरीके से आ रहा हो, जब मौसम ख़राब हो, तो उस स्थिति में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की सुरक्षा का सीधा सीधा प्रश्न है। और जो बिजली के खंभे होते हैं या जो लोहे के पोल होते हैं या किसी भी ऐसे चीज़ जो विद्युत की सुचालक पदार्थ है, उसके समीप नहीं खड़े होना चाहिए। यथाशीघ्र अगर हमें किसी बिल्डिंग में या किसी घर में भागने का मौका मिले तो तुरंत भाग करके उधर जाना चाहिए, क्योंकि विद्युत किसी व्यक्ति के ऊपर भी गिर सकती है यदि वह किसी सुचालक पदार्थ के रूप में खड़ा है, या कई बार नहीं भी खड़ा है तब भी ऐसी घटना हो सकती है। प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा ही है, उससे बचना हमारा अपना ड्यूटी है, उसको हम खुद ही कर सकते हैं। इसके अलावा नहरों में या नदियों में जो तैराकी करते हैं, जो मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो जब इस प्रकार की मौसम बनी रहे तो उस स्थिति में यहाँ सब नहीं जाना चाहिए। इससे संबंधित जो मौसम विभाग है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी करते हैं। प्रत्येक नागरिक को उनके दिशा निर्देशों को भी फॉलो करना चाहिए ताकि अपने जीवन की सुरक्षा किया जा सके, क्योंकि हर साल औसतन रूप से करीब 2,500 व्यक्तियों की मृत्यु, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसमें कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा है, तो साथ साथ में हमारी कुछ न कुछ लापरवाही भी है। तो इन सबको बरतते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की सुरक्षा अपने हाथ में है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक आपदा या कहें कि आपदा राहत नीति बनाई गई है, उसके तहत एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनाया गया है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा या कभी कभी मानवीय आपदा भी अगर आ गई हो, जैसे कि अभी दक्षिण भारत में जो मछलीपट्टनम के पास एक जो पोर्ट है, वहाँ पर गैस का रिसाव हो गया था, तो वहाँ पर कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे छत्तीसगढ़ में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु गैस के रिसाव के कारण हो गई थी। तो ये एक प्रकार की मानवीय आपदा थी। या उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में जो अम्फान तूफान आया था, उसके कारण बहुत सारे लोग, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग उसमें प्रभावित हुए थे। ऐसे बंगाल खाड़ी में जो निसर्ग आया था, उससे भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग तबाह हो जाते हैं हर साल भारत में। तो उनको राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कुछ ना कुछ मुआवजा उनके परिवार के जो जन हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो लाइटनिंग की प्रक्रिया से जितने लोगों की मृत्यु होती है, उनको इस प्रकार के मुआवजे नहीं दिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार की राज्य सरकार जो है, उन्होंने कहा है कि हम परिजनों को जो इसमें लाइटनिंग में दुखद रूप से उनकी मृत्यु हुई है, उनको हम 4-4 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसको बकायदे जो आपदा राहत नीति है, उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि जब भी लाइटनिंग की प्रक्रिया के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसको मुआवजा, उचित मुआवजा उसको उपलब्ध कराया जाए। इसमें इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं, जब राज्य सरकार देना चाहे तो उसको केंद्र सरकार से कुछ ना कुछ मदद मिलती है, लेकिन एक इंडिपेंडेंस रूप से अगर नीति बना दी जाएगी तो वो ज़्यादा कारगर होगा। तो इस विषय पर लाइटनिंग चूँकि हर साल हर मानसून में आने वाली एक सहज रूप से प्राकृतिक घटना है, इसलिए इस विषय पर वीडियो बनाना आवश्यक समझा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।